हे गाइस, मिर्जापुर सीजन 3 आ चुका है और अगर आपने सीजन 1 और सीजन 2 को नहीं देखा है तो मैंने कल ही इसका वीडियो अपलोड किया है। एक ही वीडियो में मैंने सीजन 1 और सीजन 2 दोनों को कवर किया है। आप जाकर के देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मिर्जापुर सीजन 3 को, जो हाल ही में आया है और इस सीजन में पूरे 10 एपिसोड है और मैंने इस वीडियो में 5 एपिसोड को कवर किया है और बाकी के 5 एपिसोड को हम कल की वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो सीरीज की स्टार्टिंग में हम मुन्ना भैया को देखते हैं जो कि अब मर चुके हैं और उनके क्रियाक्रम की तैयारी हो रही है और इनकी बॉडी के पास बस माधुरी है, क्योंकि मुन्ना के करीबी लोग सबके सब मारे जा चुके हैं। यहाँ माधुरी बहुत दुखी है। पहले उसके पिता सीएम और अब उसका पति मुन्ना भैया मारा जा चुका है। अब इस जगह कोई दूसरा और नहीं है, इसलिए माधुरी को ही मुन्ना भैया का अग्नि संस्कार करना पड़ता है। उसके बाद माधुरी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें माधुरी को कहा जाता है कि वो चाहे तो गुड्डू भैया को 1 मिनट में मरवा सकती है, लेकिन वो कहती है कि मैं इस जगह को गुंडागर्दी से मुक्त करना चाहती हूँ और अगर मैं एक गुड्डू को मारूंगी तो फिर से कोई दूसरा गुड्डू जन्म ले लेगा। खैर, उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है पंडित जी पर। सीजन 2 में हमने देखा था कि गुड्डू के पिता पंडित ने एसपी मौर्य को मार दिया था, इसलिए उन्हें कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है। कोर्ट में वो अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं और कहते हैं मैंने ही एसपी मौर्य को मारा था। इसे कोर्ट में रॉबिन और डिम्पी भी मौजूद होते हैं। उसके बाद जज साहब कहते हैं कि रमाकांत को कस्टडी में रखा जाए और फैसला कुछ दिन के बाद सुनाया जाएगा। और अब रमाकांत पंडित को पुलिस की जीप में बिठाकर जेल लेके जाया जा रहा था। तभी पुलिस की जीप को बीच रास्ते में ही रोक दिया जाता है, क्योंकि अब गुड्डू उनसे मिलने आया था। गुड्डू को देखते ही पुलिस वाले जीप का गेट खोल देते हैं। भाई, गुड्डू की भी मिर्जापुर में अब अपनी ही दहशत थी। अब गुड्डू अपने पिता से कहता है आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं किसी और को आपकी जगह खड़ा करके उसे सजा दिलवा दूंगा। लेकिन पंडित गुड्डू को वहां से चले जाने को कहता है और उसके बाद गुड्डू अपने घर आकर अपनी माँ से कहता है कि आप और मेरी बहन यानी डिम्पी घर में अकेले रहते हो, इसलिए आप पर हमला हो सकता है, तो इसीलिए आपको किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। लेकिन उसकी माँ दूसरी जगह पर शिफ्ट होने के लिए उससे मना कर देती है। दूसरी तरफ हम शरद को देखते हैं जो माधुरी से मिलने जाता है, क्योंकि माधुरी अब सीएम है। अब यहाँ पर शरद माधुरी से कहता है मुन्ना हमेशा मेरे साथ रहता था और मैं और तुम बिल्कुल एक जैसे हैं। मैंने अपने पिता को खोया है और तुमने अपने पति को खोया है, हम दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। माधुरी शरद से कहती है मुझे किसी भी तरीके से गुंडागर्दी नहीं चाहिए और ना ही मुझे किसी का सहारा चाहिए। शरद वहां से जाते वक्त माधुरी से पूछता है कि कालीन भैया का कुछ पता चला क्या, जिस पर माधुरी कहती है नहीं, उनकी बॉडी का कुछ भी पता नहीं चला। खैर, अगले सीन में हम आजमगढ़ नाम की एक जगह को देखते हैं जहां पर गोलू आती है, क्योंकि उसके एक खबरी ने उसे बताया था कि कालीन भैया को यहीं पर छुपा कर रखा गया। और अब जैसे ही गोलू यहाँ पर आती है तो इस एरिया का एक गुंडा गोलू को चारों तरफ से घेर लेता है और कहता है कि ये मिर्जापुर नहीं है, यहाँ पर तुम्हारा राज नहीं चलेगा। और वो गुंडा गोलू के सामने ही उसके खबरी का गला काट देता है और कहता है कि तुम एक औरत हो इसलिए छोड़ रहा हूं, नहीं तो यही तुम्हारा भी गला काट देता। और दूसरी तरफ माधुरी से मिलने एक इंस्पेक्टर आता है जो कि माधुरी से कहता है कि गुड्डू को खत्म करना बहुत आसान है, क्योंकि उसके बहुत सारे दुश्मन हैं। हम उसके किसी भी दुश्मन को खड़ा कर देंगे तो गुड्डू अपने आप ही खत्म हो जाएगा। जिस पर माधुरी कहती है कुछ भी करो, बस वो हमारे तक नहीं पहुंचना चाहिए। उसने पहले ही माँ और लल्ला को अपने कब्जे में कर रखा है। तो यहाँ पर माधुरी कालीन भैया की वाइफ बीना और उसके बच्चे की बात कर रही थी। हम देखते हैं त्रिपाठी भवन में बीना गुड्डू और गोलू के साथ अपने बच्चे को लेकर रहती है और बाहर के लोगों को लगता है कि गुड्डू ने इन पर कब्जा करके रखा है, पर बीना इन लोगों के साथ मिली हुई है। अब घर में बीना और गोलू आपस में बात करती हैं। गोलू बीना से कहती है कि 2 दिन में सारे बाहुबलियों की मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग में डिसाइड होगा कि मिर्जापुर की गद्दी पर कौन रहेगा, क्योंकि सभी लोग मिर्जापुर पर राज करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शरद भी अपने कुछ गुंडों को लेकर एक मीटिंग करता है जिसमें वो सभी को समझाता है कि कालीन भैया के लिए लोगों के दिल में सिंपैथी क्रिएट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो मिर्जापुर की गद्दी पर गुड्डू कब्जा कर लेगा। अब शरद की माँ कहती है कि असली गद्दी के वारिस तुम हो, इसलिए तुम खुद मिर्जापुर जाकर सब कुछ अपने हाथ में ले लो। और अब 2 दिन बाद का हम एक सीन देखते हैं जहां पर बाहुबली मीटिंग के लिए आए हुए थे। यहाँ पर गुड्डू को भी मीटिंग के लिए आना था, लेकिन वो नहीं आता और उसकी जगह मिर्जापुर से एक आदमी आता है। अब इस पर मीटिंग के कुछ लोग गुड्डू की सपोर्ट में थे। उनका मानना था कि कालीन भैया को गुड्डू ने खत्म किया है, इसलिए मिर्जापुर की गद्दी पर गुड्डू का हक होना चाहिए। दूसरी तरफ शरद कहता है कि गद्दी पर कालीन भैया के वारिस का राज होना चाहिए था, लेकिन उसका कोई वारिस ही नहीं रहा, इसलिए वोटिंग होनी चाहिए। शरद लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि सबसे अच्छा दावेदार वो खुद है। अभी वहां पर तालियां बजाते हुए हमारे गुड्डू भैया की एंट्री हो जाती है और फिर यहाँ शरद और गुड्डू में बहस होने लगती है, जिस पर शरद गुड्डू को कुछ उल्टी सीधी बातें कह देता है, जिससे कि गुड्डू को बहुत ही गुस्सा आता है। लेकिन गुड्डू यहाँ पर समझदारी दिखाते हुए अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि उसे दावेदारी अपने हाथ में चाहिए। लेकिन शरद भी यहाँ पर रुकने वाला नहीं था। वो गुड्डू को उकसाने के लिए उसके मरे हुए बच्चे की याद दिला देता है। बस फिर क्या था, काफी कोशिश करने के बाद भी गुड्डू अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता और इन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। तभी मीटिंग के बाकी लोग इन दोनों को रोककर कहते हैं कि गद्दी के दावेदार तुम दोनों ही हो।
अब इन दोनों को प्रूफ करने के लिए दशहरे तक का टाइम दिया जाता है कि कौन बेटर दावेदार है। उसके बाद शरद की बातों को देखकर गुड्डू सोचता है कि इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया कहां से। इस पर गोलू गुड्डू से कहती है कि जरूर कालीन भैया शरद के पास ही हैं, इसीलिए अभी तक कालीन भैया की बॉडी नहीं मिली और इसीलिए इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि शरद एक बहुत ही टाइट सिक्योरिटी वाली जगह पर जाता है जहां पर वह कालीन भैया से मिलता है और यहाँ पर दद्दा का बड़ा बेटा भरत भी होता है। यहाँ पर हमारे कालीन भैया कोमा में है और डॉक्टर शरद से कहता है कि कालीन भैया का ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन यह बहुत ज्यादा रिस्की है। इस पर शरद डॉक्टर से कहता है कि तुम रिस्क ले लो और ऑपरेशन करो, क्योंकि अगर कालीन भैया कोमा में रहे तो हमारे किसी भी काम के नहीं है। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है वाल्मीकि नाम के एक इंस्पेक्टर पर, जो कि सिर्फ नाम का इंस्पेक्टर था और काम से बिल्कुल गुंडा था। तभी उसके लिए एक कॉल आता है और उसे गुड्डू को मारने की सुपारी मिलती है। अब शरद दद्दा से बात करता है कि उसे मिर्जापुर चाहिए। दद्दा शरद से कहते हैं कि मुझे गोलू की बॉडी चाहिए, क्योंकि दद्दा को लगता है कि गोलू की वजह से उनके बेटे शत्रुघ्न की मौत हुई थी। अब यहाँ पर एक और ट्विस्ट है। सीजन 2 में हम देखते हैं दद्दा का छोटा बेटा शत्रुघ्न मारा जाता है, पर असल में वो शत्रुघ्न नहीं बल्कि उसका बड़ा बेटा भरत होता है। तभी से शत्रुघ्न भरत बनकर रह रहा था और ये बात किसी को भी आज तक पता नहीं है। खैर, उधर हम देखते हैं गुड्डू भैया के वेपन्स का बिजनेस एकदम ठप चल रहा है। तभी गुड्डू भैया अपने लोगों से ओवर टाइम करने के लिए कहता है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन हो सके। तभी गोलू एक कॉलेज में जाकर बच्चों को इकट्ठा करती है और ये बच्चे काफी स्मार्ट है, जो आज से गोलू और गुड्डू भैया के वेपन्स का काम करेंगे और इन बच्चों की मदद से गुड्डू का हथियार का बिजनेस वापस से स्पीड पकड़ने लगता है। अब पंडित जेल में है और इनकी मुलाकात लाला से होती है। जेल में लाला से मिलने के लिए उनकी बेटी शबनम और वकील आते हैं। अब यहाँ पर वकील लाला को बताते हैं कि तुम्हारी बेल फिर से रिजेक्ट कर दी गई है। अब इसके बाद हम दूसरे सीन में गुप्ता जी को देखते हैं, जो एक इंस्पेक्टर हैं और गोलू के पिता हैं। वो गुड्डू को बताते हैं कि काली ने अफीम की खेती मुन्ना भैया के नाम कर दी थी। मुन्ना भैया तो जिंदा नहीं रहा है, इसलिए अब ये सारी प्रॉपर्टी माधुरी के नाम पर है और माधुरी अब सीएम बन चुकी है। तो यहाँ पर गुड्डू कहता है कि अगर वो जमीन हमें अपने नाम पर करनी है तो फर्जी तरीका अपनाना होगा और इसके लिए अब गुड्डू को जेपी यादव की मदद लेनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शरद लल्ला से मिलने के लिए जेल में जाता है और कहता है कि अगर तुम मुझसे हाथ मिला लोगे तो मैं तुम्हारी बेल करवा सकता हूँ। इस पर लाला मान जाता है। उधर सारे मंत्रियों की एक मीटिंग होती है जहाँ पर माधुरी भी जाती है, लेकिन सीएम होने पर भी उसे कोई भी ढंग से बात नहीं करता है। उसे वहां पर वो इज्जत नहीं मिल रही थी जो सीएम को मिलनी चाहिए थी। तब माधुरी को पता चलता है कि इन लोगों के ऊपर बाहुबलियों का हाथ है, यानी गुंडों का हाथ है। इसीलिए इन लोगों की नजर में सीएम की कोई भी रेपुटेशन नहीं है। उधर वो इंस्पेक्टर दुबे से बात करता है और कहता है कि गुड्डू को मारने का मौका ही नहीं मिल रहा है। वो घर से फैक्ट्री और फैक्ट्री से सीधा घर ही जाता है, कहीं इधर उधर जा ही नहीं रहा है। अब वो दोनों गुड्डू को मारने का प्लान बनाते हैं और वो एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन रखते हैं जहां पर गुड्डू को चीफ गेस्ट बनाकर बुलाया जाएगा और गुड्डू वहां पर आसानी से मारा जा सकता है। और उसके बाद क्या था, चीफ गेस्ट का इन्विटेशन जब गुड्डू मिलता है तो गुड्डू काफी खुश हो जाता है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग उसे हमेशा से पसंद थी। अब गोलू गुड्डू को वहां जाने से मना करती है, लेकिन उसके बाद गुड्डू नहीं मानने वाला था और वो कहता है कि मैं तो जरूर जाऊंगा। दूसरी तरफ गोलू एक कवि सम्मेलन में जाती है जहां पर वो जेपी यादव का पता लगाती है और वहां पर गोलू को एक मंत्री मिलता है जो जेपी यादव के बारे में सारी बातें गोलू के लिए बता देता है। उधर गुड्डू भैया कंपटीशन में चीफ गेस्ट बनकर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर वाल्मीकि का प्लान था कि जब गुड्डू विनर को अवार्ड दे रहे होंगे तब गुड्डू को मार दिया जाएगा और ये खबर माधुरी तक भी पहुंचा दी जाती है। तो आज हमारे गुड्डू भैया का आखिरी दिन था, अगर कोई गलती नहीं हो तो। अब गोलू कवि सम्मेलन से घर आने के लिए निकलती है तो रास्ते में उसे बहुत सारी चेकिंग दिखाई देती है। अब ये चेकिंग किस बात की है ये गोलू को समझ नहीं आ रहा था। उधर कंपटीशन में गुड्डू भैया के लोगों को चुपचाप से पकड़ लिया जाता है और उन सबको मार दिया जाता है। अब दूसरी तरफ गोलू अपना दिमाग चलाती है और कड़ी से कड़ी जोड़ने लगती है, तो उसको समझ आ जाता है कि गुड्डू मुसीबत में है और उसी के लिए ये सारी चेकिंग चल रही है। और अब गुड्डू स्टेज पर जा रहा होता है, तभी वहां पर वाल्मीकि आ जाता है और यहाँ इन दोनों में झड़प हो जाती है और यहाँ पर गोलीबारी का माहौल हो जाता है। तभी गुड्डू मौका देकर एक टेंट में चला जाता है और वाल्मीकि के लोग उसे टेंट को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब जैसे ही ये लोग गुड्डू को मारने के लिए उसके पास जा रहे थे, एक एक करके ये खुद ही मरते जा रहे थे, क्योंकि गुड्डू इनको एक एक करके शूट कर रहा था। अब फाइट जबरदस्त हो रही थी, सभी लोग मारे जाते हैं और लास्ट में गुड्डू भैया और वाल्मीकि 2 लोग ही बचते हैं और ये दोनों एक दूसरे पर गन तान देते हैं। तभी यहाँ पर गोलू की झक्कास एंट्री होती है और वह अपनी गाड़ी से वाल्मीकि को उड़ा देती है। अब यहाँ पर हमारे गुड्डू भैया वाल्मीकि के हाथ में गन पकड़ाकर वहां से चले जाते हैं। सुबह होते ही ये खबर न्यूज चैनल्स पर दिखाई जाती है और चारों तरफ हम माधुरी की सरकार की बुराई होने लगती है और कहा जाता है कि इसकी सरकार शुरू होते ही क्राइम स्टार्ट हो गया। और अब गुड्डू भैया पर हमारा सीन पहुंचता है, जो कि त्रिपाठी चौक में जाते हैं जहाँ पर त्रिपाठियों की मूर्ति लगी हुई थी, जिसे गुड्डू भैया तोड़ देते हैं। और दूसरी तरफ हमारे कालीन भैया को होश आ जाता है और वो अब बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। होश आते ही कालीन भैया शरद से पूछते
पूछते हैं कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई। इस पर शरद कहता है कि उसके पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं आपको बचा लूं या गुड्डू भैया को मार दूं, और मुझे मारने से ज्यादा बचाना सही लगा, इसलिए मैंने आपको बचाया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रॉबिन रमाकांत पंडित से मिलने जाता है और कहता है कि आपको अपना केस खुद लड़ना चाहिए। इस पर पंडित कहता है कि उन्होंने जो गलती की है उसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए और मैं जेल में खुश हूँ और तुम मेरे परिवार का ध्यान रखो। यहाँ पर हमारे दत्ता त्यागी का बेटा भरत गोलू से बात करता है। तो मैंने आप सभी को पहले बता दिया है कि वो भरत नहीं बल्कि उसका छोटा बेटा शत्रुघ्न है। गोलू उससे कहती है कि जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी, तुम्हारा छोटा भाई मेरे प्यार में पागल हो गया था और उसी की गलती थी, इसीलिए वो मारा गया। और अब यहाँ पर गोलू को भी नहीं पता होता है कि वो भरत नहीं बल्कि शत्रुघ्न है। और भरत त्यागी गोलू से कहता है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है और तुम अब बच के रहना, क्योंकि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगले सीन में हम माधुरी को देखते हैं जो कि इंस्पेक्टर दुबे से कहती है कि कुछ दिनों के लिए तुम छुट्टी ले लो, क्योंकि दुबे गुड्डू को मारने में नाकामयाब रहा है और अब अगर वो गुड्डू के हाथ लग गया तो मारा जाएगा। आगे माधुरी कहती है कि मैं नहीं चाहती कि उसके हाथ मुझ तक पहुंचे और माधुरी एक प्रोजेक्ट पर काम करना चाहती है जिससे कि वह बाकी मिनिस्टर्स और जनता के बीच अपनी इमेज को ठीक कर सके। इस प्रोजेक्ट के लिए उसे फंड्स की जरूरत थी और फंड्स के लिए वो शरद से मिलने जाती है और माधुरी और शरद आपस में डील कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ इन दोनों का दुश्मन एक ही था, वो था गुड्डू। उसके बाद शरद माधुरी से कहता है कि हम लोग लाला से भी हाथ मिला सकते हैं क्योंकि अब वो भी गुड्डू का दुश्मन है, लेकिन माधुरी शरद से कहती है कि हमें लाला से हाथ मिलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास इससे भी अच्छा प्लान है। अब जेल में सभी कैदियों को अलग अलग काम दिया जा रहा है। यहाँ पर पंडित जी के लिए किचन का काम दिया जाता है और उससे वो काम गेरुआ नाम के आदमी के साथ मिलकर करना था। गेरुआ का नाम सुनते ही बाकी के कैदी पंडित जी को समझाते हैं कि इस आदमी से दूर रहना, क्योंकि इसने कुछ दिन पहले ही एक वकील को मारकर उसकी हत्या कर दी। हमारे पंडित जी को इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उधर हम भरत दुबे को देखते हैं जो अपने घर में काफी कम रहता है, क्योंकि अगर वो घर में रहा तो उसे अपनी भाभी के साथ बीवी की तरह रहना पड़ेगा। उसकी भाभी जब भी उसके क्लोज आने की कोशिश करती है तो वो बहाना मारकर वहां से हमेशा निकल जाता है। इसके बाद एक दिन कालीन भैया और दद्दा बैठ आपस में बात करते हैं। इन दोनों ने ही अपने बेटों को खोया था। यहाँ पर कालीन भैया को मुन्ने के मरने का बहुत दुख है, लेकिन दद्दा को अपने छोटे बेटे शत्रुघ्न के जाने का ज्यादा दुख नहीं है और वो कहते हैं कि गद्दी का हकदार शत्रुघ्न नहीं था और ये सारी बातें पीछे खड़ा शत्रुघ्न सुन रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि गोलू कालीन भैया को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है और वहीं जेल में पंडित जी जब अपना काम कर रहे थे तो गेरुआ दूर से उन्हें घूरे ही जा रहा था। तभी गेरुआ पर एक आदमी हमला कर देता है, लेकिन गेरुआ उसे मार देता है और अब गेरुआ पंडित जी से कहता है कि आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं एक वकील को मारा था, पर मुझे पता है कि सारे वकील एक जैसे नहीं होते। आप एक अच्छे आदमी हैं और मेरा काम आप ही कर सकते हैं। वो कहता है कि मेरी 9 साल की बच्ची थी जिसके साथ कुछ लोगों ने रेप किया था, जिसमें से कुछ लोगों को मैंने मार दिया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बाहर घूम रहे हैं और अगर मैं जेल से बाहर नहीं निकला तो वो बाकी के लोग मेरी फैमिली को मार देंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरा केस लड़ें। पंडित जी को उसकी बातों में सच्चाई नजर आती है और इसलिए वो हाँ कर देते हैं। तो शरद लाला को कॉल करता है और बात करते हुए लाला उसे बताता है कि अगर उसकी बेल हो जाती है तो वो अपने अफीम के बिजनेस में शरद को 50% का पार्टनर बना लेगा। उधर पंडित जी से मिलने उनकी वाइफ आती है जो पंडित जी को समझाती है कि आप अपने लिए खुद केस लड़िए, जिस पर केस लड़ने के लिए पंडित जी मान जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे वकील साहब अपना केस लड़ते हुए मौर्या की वाइफ को कटघरे में बुलाते हैं। मौर्या की वाइफ का कहना था कि वकील साहब इन लोगों को ब्लैकमेल कर रहे थे और मेरे पति ने इनके लिए पैसे नहीं दिए, इस वजह से इन्होंने मेरे पति मौर्या को मार दिया। अब पंडित जी मौर्या की वाइफ से कुछ सवाल करने के बाद ये साबित कर देते हैं कि जब मैं इनके घर जाता था तो ये मेरे लिए चाय नाश्ता दिया करते थे और अगर मैं ब्लैकमेल कर रहा था तो मुझे इतनी सेवा देने की क्या जरूरत थी। इस कोर्ट में इंस्पेक्टर दुबे आ जाते हैं जो कि गुड्डू के खिलाफ थे और अपनी बातों से वकील साहब को फंसाने लगते हैं और फाइनली जज साहब अगली तारीख रख देते हैं। और अब शबनम लाला से मिलने आती है तो लाला अपनी बेटी से कहता है कि मैंने शरद से हाथ मिला लिया है और आगे का बिजनेस शरद ही देखेगा, जिस पर शबनम कहती है ये तो बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है, अगर हाथ मिलाना ही है तो आप गुड्डू से हाथ मिलाइए और उसी के साथ हम लोग बिजनेस करेंगे। अब लाला को भी शबनम की बात सही लगती है और वो मान जाता है। इसके बाद शबनम गोलू और गुड्डू से मिलने जाती है और अपने बिजनेस की बात करती है, लेकिन गोलू को शबनम बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि गुड्डू और शबनम का जो रिश्ता रहा है वो गोलू को बिल्कुल पसंद नहीं था। गुड्डू की लाला के साथ बिजनेस करने से मना कर देता है, लेकिन शबनम कहती है कि अगर तुम नहीं करोगे तो लाला शरद से हाथ मिला लेगा। इस पर गुड्डू मान जाता है। अब लाला और गुड्डू का पार्टनरशिप बिजनेस होता है और गुड्डू अगली डील के लिए काठमांडू जाता है और उसके साथ शबनम भी चली जाती है और वहां जाकर गुड्डू बहुत ही आराम से डील कर लेता है और डील करने के बाद वह गोलू को कॉल करता है और सब कुछ बताता है। अब गोलू के पास उसके खबरी का फोन आता है और वो गोलू को कालीन भैया की इन्फॉर्मेशन दे देता है। अब ये सुनकर तुरंत गोलू गुड्डू के लिए कॉल करती है, लेकिन गुड्डू वहां शबनम के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है, जिसकी वजह से गोलू और गुड्डू की बात नहीं हो पाती है। अब गोलू परेशान हो जाती है कि अब वो क्या करे और यहाँ हमें पता चलता है कि वो खबरी छोटे त्यागी यानी शत्रुघ्न से मिला हुआ था और इसी के कहने पर उसने गोलू को ये कॉल किया था।
गोलू कालीन भैया पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है और सबसे पहले वो रॉबिन के पास जाती है और सारे पैसे ले लेती है और उसके बाद वो कुछ गुंडों और हथियारों को लेकर निकल जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि ये लोग बहुत ही आराम से उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। तभी गोलू का दिमाग चलता है और वो सोचती है कि अगर कालीन भैया यहाँ पर होते तो यहाँ बहुत ही टाइट सिक्योरिटी होती। अब जैसे ही गोलू पीछे मुड़ती है उसके सामने बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं और गोलू के सारे आदमियों को मार दिया जाता है। इसके बाद गोलू बचते बचाते हुए एक जगह पर जाकर बैठ जाती है, जिसके बाद वो डरकर रोने लगती है और सोचती है कि आज तो उसकी मौत पक्की है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटाती है और फिर से फायरिंग करने लगती है। तभी उसकी नजर वहां पर बैठे छोटे त्यागी पर जाती है और वो उसके सामने बैठा हुआ था और गोलू को शूट कर देता है। और दूसरी तरफ शरद कहता है कालीन भैया के लिए सबसे सेफ जगह उसी का घर है। अब छोटा त्यागी वहां आता है और सब लोगों को बताता है कि हमला करने के लिए ना तो गोलू आई थी और ना ही गुड्डू आया था, बल्कि उनके आदमी आए थे। और उसके बाद वहां पर गुड्डू को भी पता चल जाता है कि कल रात से गोलू मिसिंग है। अब गोलू कहीं भी नहीं मिल रही थी और किसी को भी गोलू की खबर नहीं थी। तभी काफी छानबीन करने के बाद गुड्डू को पता चलता है कि गोलू कालीन भैया पर अटैक करने के लिए निकली थी। शरद कालीन भैया को अपने घर पर ले जाता है। तभी शरद को कॉल आता है कि गुड्डू जौनपुर की तरफ निकल चुका है। अब शरद को यह पता चलते ही उसे लगता है कि शायद गुड्डू को कालीन भैया के बारे में पता चल चुका है, इसीलिए वो उसके घर की तरफ आ रहा है। लेकिन एक्चुअली में गुड्डू को कालीन भैया के बारे में कुछ भी नहीं पता था, वो बस गोलू को ढूंढने के लिए जा रहा था। गुड्डू यहाँ पहुंचते ही शरद से गोलू के बारे में पूछने लगता है। शरद उसे बताता है कि अगर गोलू यहाँ होती तो अब तक तुम्हें पता चल गया होता। तभी गुड्डू शरद की तरफ बंदूक तानकर कहता है कि मिर्जापुर की गद्दी पर कोई भी बैठे या ना बैठे, लेकिन शुक्ला परिवार का कोई भी सदस्य नहीं बैठेगा। अब यहाँ गुड्डू अपने और लाला के बिजनेस के बारे में भी शरद को बता देता है। और उसके बाद शरद लाला को कॉल करके कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर लाला कहता है कि मुझे बेल मिल जाती तो मैं तुम्हारे साथ बिजनेस कर लेता। मुझे बेल नहीं मिली, इसलिए मेरी बेटी शबनम ने गुड्डू के साथ हाथ मिला लिया। उधर कालीन भैया शरद को बताते हैं कि जब वो लाला के साथ बिजनेस करते थे तो सारी स्मगलिंग जल मार्ग से होती थी। ये सुनकर शरद पुलिस को टिप दे देता है ताकि पुलिस वहां जाकर सारा माल जब्त कर ले। और उसके बाद शरद और माधुरी मिलकर उस प्रोजेक्ट पर काम करने लगते हैं, जिससे माधुरी की इमेज जनता के सामने अच्छी बनने लगती है और साथ में इन दोनों में थोड़ी बहुत बॉन्ड भी बनने लगती है। उधर गुड्डू गोलू को लेकर काफी परेशान है और बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे गोलू का कोई भी अता पता नहीं मिल रहा है। अब गुड्डू बीना से कहता है कि अगर गोलू नहीं मिली तो बहुत कुछ खराब हो जाएगा। बीना गुड्डू की थकान को कम करने के लिए एक पाउडर पीने को कहती है, जो कि असल में ड्रग्स होता है। पहले तो गुड्डू मना कर देता है, लेकिन ज्यादा परेशान होने की वजह से वो ड्रग्स पी लेता है। और यहीं पर हमारा एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने मिर्जापुर 3 के एपिसोड 1, 2, 3, 4, 5 को एक ही वीडियो में एक्सप्लेन किया है और बाकी के 5 एपिसोडों को हम कल की वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आपको ये सीरीज कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में कल, तब तक के लिए बाय बाय।